नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। और इस शो में हम लोग, मैं आपको बार बार बताता हूं, हम बात एकदम खुल के करते हैं व्यूअर्स, और आज का प्रोग्राम भी वैसा ही है। और आज जो सब्जेक्ट है वो दरअसल आपके बीच में से ही निकला है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-4 दिनों से ये चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि भाई देश के अंदर चुनाव में हो क्या रहा है। कभी लोग कहते थे मोदी जी आराम से जीत रहे हैं, अब अचानक से ऐसे मैसेज भी आने शुरू हो गए, आपस में बातचीत भी होनी शुरू हो गई। भाई ये चुनाव तो शायद थोड़ा फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस चुनाव में। कोई कह रहा है 150 वाला चुनाव है, 200 वाला चुनाव है। अच्छा, इसमें फिर नेताओं ने अपना अपना काम करना शुरू किया। राहुल गांधी ने जैसे कल बोला कि भाई ये 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ जाएं तो बड़ी बात है। 2 हफ्ता पहले तक 180 सीटें वो बोलते थे। प्रियंका गांधी ने भी कहा भाई चुनाव में अगर सब कुछ ठीक है, मतलब चुनाव फिक्स नहीं है, ईवीएम का खेल नहीं अगर कर रहे हैं, तो 180 मैक्सिमम भाजपा। आप बीजेपी के किसी भी नेता से बात कीजिए तो वो 400 के नीचे उतरने को तैयार नहीं, क्योंकि मोदी जी ने 400 कहा हुआ है। अब आज हमारे रिपोर्टर से, हमारे सहयोगी से अमित शाह जी ने बात की। उन्होंने तो राज्य गिना दिए पूरे कि कहां कहां से हमारे नंबर आएंगे, कहां कहां से हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही आंकड़ा है हमारा, 370 भाजपा और 400 एनडीए को आ रही है। तो आज हम आपके सामने यही बात करेंगे कि ये जो नेता हैं ये इन नंबर पर पहुंचते कैसे हैं। आप भी सोचते होंगे ना, भाई किसी ने कहा इतनी सीटें आएंगी, कहां से आएंगी, किसने बोला, कोई फीडबैक आया होगा, कहीं से कोई नंबर किसी ने नीचे पता ग्राउंड पर होमवर्क करके बताया होगा। आज हम आपको ये सर्वे की दुनिया खोल करके बताएंगे अंदर से ये काम कैसे करती है। और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपनी अपनी दुनिया के मास्टर हैं, तो मैं आपका परिचय करा देता हूं। पहले हमारे साथ भावेश झा हैं, सीएनएक्स के डायरेक्टर हैं, जो हमारे साथ भी एसोसिएटेड है एजेंसी, हमारे साथ भी ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स लगातार राज्यों के, देश के चुनाव के करते रहते हैं। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। अब देवेंद्र जी की तो दुनिया ही नेताओं के बीच में ही रहते हैं, दिन भर नेताओं के दावे सुनते हैं। अच्छा, उसके पीछे बेसिस क्या है वो भी वो उनसे सुनते हैं। स्वागत देवेंद्र आपका। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ये हमारी तरीके से हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, लोगों के रिएक्शंस जानते हैं और उससे अपना मन बनाते हैं। बहुत स्वागत शांतनु जी आपका। तो पहले जरा यही बात हो जाए, अच्छा, क्योंकि दो लोग नए हैं प्रोग्राम के अंदर, तो भले ही देवेंद्र जी हमारे अपने, फिर भी देवेंद्र जी इस प्रोग्राम में छुपा कुछ नहीं सकते, सब सच बताना पड़ता है। ये इस प्रोग्राम की इकलौती शर्त है, ये कुछ होल्ड बैक नहीं करना है। अब मुझे आप बताओ सबसे पहले कि सर्वे जो है सारी पार्टियां कराती हैं क्या? बड़ी पार्टियां तो सारी की सारी कराती हैं, छोटी पार्टियां नहीं कराती हैं। उसके पीछे वजह ये था, अब छोटी पार्टियां भी करा रही हैं, लेकिन वजह ये होता है कि संसाधन इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनली कराते हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें आपको कितने संसाधन की ज़रूरत है अगर नेशनल लेवल पर आप इस काम को करा रहे हो तो, और उसमें कितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है अगर आपको एक्यूरेट आना हो तो। जैसे ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनमें 300 प्रोफेशनल काम करते हैं। वो प्रोफेशनल ऐसे जिनमें जो सबसे लोएस्ट सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत हैंडसम सैलरी सामान्य नौकरी के हिसाब से होती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने बड़े संसाधन की जरूरत है। तो छोटी पार्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती। छोटी पार्टी जो अफोर्ड नहीं कर सकती वही नहीं कराती, अन्यथा कराना जरूर चाहेगी जिसके पास भी संसाधन है। अब के पॉलिटिक्स में 2 चीज़ें बहुत अनिवार्य हो गई हैं। एक तो आपके पास सर्वे एजेंसी होनी चाहिए, दूसरा आपका पीआर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सभी दलों को समझ में आता है, दलों को छोड़िए सांसदों को भी समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए मोदी जी ने 400 का नंबर दिया कि एनडीए को 400, बीजेपी को 370, तो हवा में तो नहीं है, कोई बेसिस है उसके पीछे? नंबर सौरभ जो आता है उसके पीछे 2 वजह होती है। पहली बात तो ये कि जो आप सर्वे कराते हो उसके आधार पे आपका एक फीडबैक होता है, उसके आधार पे आप अपना नंबर सेट रखते हो कि हाँ यहाँ पे हमें इतनी सीटें आ रही हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी लेते हैं चुनाव के समय में, और उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज में दोनों चीजें होती हैं कि एक तो आप अपने लोगों को उत्साहित करते हो, दूसरी तरफ सामने वाले को डिमोरलाइज करते हैं। सही बात। तो जब जब नेता कुछ बोलते हैं और आप अगर ये समझ लें कि अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया तो इसको पता नहीं था, 99% केसेस में ये गलत होता है, खासतौर पर तब जब वो पार्टी बीजेपी हो तो सब मालूम होता है, मतलब कि बीजेपी को बखूबी मालूम होता है कि अगर हम हार भी रहे हैं तो सीट वाइज मालूम होता है। कुछ उदाहरण दे के मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे उनको पता होता है। बोलने के लिए वो बोलते नहीं है, क्योंकि अगर वही कहना शुरू कर दें ठीक बात है कि हम हार रहे हैं या हार जाएंगे तो जितना आप आ रहे हो उतना भी नहीं आ पाओगे। तो नंबर्स दोनों चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो आप पब्लिक नैरेटिव के लिए आप जाते हैं, दूसरा अंदर खाने आपको पता हो। तो अभी इस वक्त जो हो रहा है वो क्या है? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या कोई बेसिस के साथ बातें की जा रही हैं जो नंबर अभी दिए जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी शुरुआत हुई थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर ही, और उसका आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस दिन संसद में प्रधानमंत्री ने ये आंकड़ा दिया था उसके 3 रोज पहले बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद बैठक में कुछ नेताओं ने इस बात को कहा अब की बार 400 पार। वो चीज़ें रिपोर्ट होने लगी,
बकायदा कई नेताओं ने इस बात को हमें खारिज किया कि कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, ये तो है ही नहीं। एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि आज आप लोग चला, मैंने कहा कि इसमें गलत क्या लग रहा है आप लोगों को, तो बोले कि आज आप लोग चलाओगे कि 400 पार है, कल को गलत नहीं होगा तो आप हमें गलत साबित करोगे। 3-4 दिन बाद वही बात प्रधानमंत्री मोदी ने जब पार्लियामेंट में कही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के नेताओं को जब अंदाजा नहीं था तो बाकी क्या रहा होगा। अब रही बात कि प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं वो भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो यूं ही तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। उसके पीछे उनका फीडबैक बहुत तगड़ा रहता है। एक बड़ा फीडबैक उनका ये था कि साउथ में जब वो गए थे अयोध्या में राम मंदिर के सिलसिले में, उससे पहले जो उन्होंने पूजन किया था, वहाँ जो अलग अलग राज्यों में गए वो तो जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, वो सोर्सेज में नहीं बताऊंगा चाहे आपका प्रोग्राम कितना आज पूछूंगा नहीं आपसे, इसलिए पूछूंगा ही नहीं जो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। उसमें उनको ये फील हो गया था कि साउथ में भी लोगों के बीच टॉकिंग पॉइंट बीजेपी बन चुकी है। हाँ। और वहां से उनको ये लगा, हालांकि वो राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं था, वो तो पूजा पाठ के लिए जा रहे थे, लेकिन जब पूजा पाठ के लिए आप जाते हैं और जिस प्रकार की भीड़ का रिस्पॉन्स देख रहे थे वो, वहां पीएम को ये समझ में आ गया कि इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। और उसके बाद जो बीजेपी की बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं फिर सोर्सेस कोट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि बाकी नेताओं के आप कार्यक्रम जैसे लगाना हो लगाएं, बाकी लोग मक्खन पे भले ही लकीर खींचें, मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व पार्टी के लिए इस बार ये रहेगा कि मुझे पत्थर पे लकीर खींचनी है। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम वैसे जगहों पे लगाया। उसके बाद आपने देखा टफ जगहों पे जहां जो बीजेपी के लिए मुश्किल है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको ये लगा कि ये समय एकदम से ऐसा है कि करंट इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा कैपिटलाइज किया जाए तो उनमें से भी सीटें आएंगी। फिर जो मेरा मूल सवाल था ये, मतलब एक तो आपने बताया 400 शुरू कहां से हुआ, घूमना कहां से शुरू हुआ, तो पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू किया, नारा लगाना शुरू किया, वहां से शुरू हो गया। लेकिन आज तो अमित शाह जी राज्य गिना रहे थे सारे, की इस राज्य से इतनी आएंगी, इस राज्य से इतनी। सवाल ये था कि 370 कैसे पूरा होगा। तो अब इस 370 के पीछे कहीं कोई सर्वे एजेंसियों का भी फीडबैक है? प्रधानमंत्री ने जो बोला था, जैसे मैंने ये कहा कि उस भीड़ को देखने के बाद, उस करंट को महसूस करने के बाद पीएम का अपना जो फीडबैक सिस्टम होता है वो पार्टी से एक अलग फीडबैक सिस्टम भी होता है। अच्छा। जिसमें पार्टी के बहुत सारे, उनका अलग फीडबैक सिस्टम है, पार्टी का अलग फीडबैक सिस्टम अलग रहता है। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चीज़ों को जानने का तरीका सर, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहती है। जो हमें जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, जैसे 3 लोगों ने कोई बात मान ली, उनको जाके कोई कही, चाहे वो कितने भी भरोसेमंद हों, चौथा क्रॉस चेक भी वो करेंगे। अच्छा। ये उनका काम करने का तरीका होता है, वो एकदम से फैक्ट्स पे जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आमतौर पे पब्लिक ओपिनियन ये आपको रहता होगा, खासतौर पे जो लोग नैरेटिव अलग चलाते हैं कि वो बोलने नहीं देते, सामने वाले की सुनते नहीं है। वास्तविकता एकदम से उलट है। अगर आप 1 घंटे उनके साथ बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि 50 मिनट आप उनके साथ बोलें, वो सुनेंगे केवल, वो सुनते रहेंगे। जो उनको जानना हो फिर उसको आपको क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। और ये हर लेवल पे होता है, सिर्फ पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस के लेवल पे भी ऐसा होता है। 4-4 घंटे के सेक्रेटरीज के साथ उनकी जो मीटिंग होती है, उसमें कई सारे सेक्रेटरी इस बात को कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो पहले घंटे में हमने प्रेजेंटेशन दिया, प्रधानमंत्री जी चुप, हम लोग खुश हैं, अपना सब कुछ सुन रहे हैं। तीसरे घंटे जाते जाते हो सकता है अचानक वो रोक के कहेंगे पहले घंटे के साइड में तो आपका ये था, इसमें ये फैक्ट्स आप बता रहे हैं। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रहे हैं, कैसे ऐसे हो सकता है? मोदी जी के काम करने का तरीका आपको देवेंद्र आज बता रहे हैं, हम आपको हर प्रोग्राम में अंदर की बात बताते हैं, उनका फीडबैक सिस्टम क्या है वो भी बता रहे हैं जी। तो अब इस तरह से काम करने का तरीका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी जब वो होते हैं तो किस रूप में। तो ये क्या करते हैं, मतलब जैसे वो उन्होंने कुछ लोग अपॉइंट कर रखे हैं, डिप्यूट कर रखे हैं कि भाई अब बातचीत मुझ तक फीडबैक पहुंचाओ, या वो लोगों से बात करते हैं? सर सोचिए ना कि जैसे 40 साल अगर आपने पब्लिक लाइफ में अपना दिया हो तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स कितने होंगे। दूसरा, वो सीधे सीधे बात करते हैं लोगों से, और देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता जहां उनके जानने वाले आपको 50 लोग नहीं। जैसे ये मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, वो रैंडम मान लीजिए कहीं राजस्थान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको पता करना है क्या चल रहा है, कि उस क्षेत्र में किसी को फोन लगवा देंगे? मुमकिन नहीं है, वो करते हैं। अच्छा। ऐसा बकायदा, और इसमें हर लेवल पे, मैंने आपको बताया कि इसमें पॉलिटिक्स के लेवल पे भी या गवर्नेंस के लेवल पे भी। जैसे गवर्नेंस वाले के उदाहरण दे कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री थे विप्लव देव, सुबह में 4 बजे उनके पास प्रधानमंत्री का फोन जाता है कि आपके इस जिले में आज सांस के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा आ गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा तो नहीं, ये आप चेक कराएं। क्योंकि शुरू जब कोविड शुरू हुआ था तो उसमें सांस वाली समस्या को लेके ही उसमें ट्रेस किया जाता था। तो सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री ने फिर अपने सिस्टम को जगाया, फिर वहां पे सब चीज बात हुई, फिर उनको बताया गया कि साहब पिछली बार भी इस 1 साल पहले कमोबेश इतने थे, इस बार 20% ज़्यादा है। फिर पीएम ने कहा कि चेकिंग वहाँ शुरू कराइए, संभव है कि कोविड का वहाँ पे प्रकोप बढ़ रहा हो। ठीक है। तो ये उनका बात करने का तरीका। अच्छा, दूसरा उसमें संगठन में, क्योंकि 40 साल आपने काम किया है तो संगठन के लोग भी आपके पास तमाम ऐसे हैं जो कि लगातार संपर्क में रहते हैं, वो किसी से भी वो फीडबैक लेकर वो चीज़ों को समझते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1-2 फीडबैक वो कभी डिपेंडेंट होते ही नहीं, उनको बहुत सारे फीडबैक चाहिए होते हैं।
और उसके आधार पे अपने नहीं उनका जनाधार या उनके कॉन्टैक्ट्स पर तो कभी सवाल नहीं था। सवाल ये जरूर था मन में कि क्या वो उसका उपयोग करते होंगे, इतना समय है उनके पास, या वो भाई प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो ऐसे थोड़ी रैंडम किसी से बात कर लेगा। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये करते हैं। बिल्कुल सर, मुझ तक सच्चाई पहुंचती रहे। और मैं जितना जानता हूं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा समय की अधिकता रहती है बाकी नेताओं की अगर तुलना करें तो। वो इस लिहाज से कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर उनके पास मिलने जा रहा है, मान लीजिए कि 10 लोग मिलने आने वाले हैं, 9वें नंबर पे अगर आपका नंबर है तो जब तक आप वहाँ से उठ के आएंगे उतनी देर, अच्छा उनके टेबल पे कोई फाइल नज़र नहीं आएगी, कोई कागज़ नज़र नहीं आएगा, हाईटेक व्यक्ति टैब पे तुरंत पढ़ के जो भी उनको फीडबैक लेना हो तुरंत उस पर फीडबैक लेके पढ़ के तैयार रहते हैं। तो एक एक मिनट का जो मैनेजमेंट कहा जाता है ना, वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का फीडबैक का तरीका हो गया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भाई हमारा चुनाव यहाँ पहुंचा हुआ है, और वो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, पार्लियामेंट में बोल दिया। पार्टी आपने बताया अलग तरीके से ऑपरेट करती है, वो सर्वे एजेंसियां भी हायर करती है, उसके अलग अलग तरीके से वो 2 प्रोफेशनल टीम ऐसी है जो कि थ्रू आउट द ईयर काम कर रही होती है। हर एक राज्यों का चुनाव होता है पूरे साल, और मतलब जहां चुनाव 4 साल बाद है वहां भी लगी हुई है, लगातार लगे रहता है, अलग अलग इश्यूज को लेके, अलग अलग मसले को लेके। उसमें आपके नंबर्स फिर बढ़ जाएंगे, डिप्लॉयमेंट के हिसाब से आपकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन 2 ऐसी कंपनीज है जो कि थ्रू आउट द ईयर काम कर रही होती है। नहीं, मैंने तो देखिए सुना तो मैंने ऐसा है कि इसमें से एक एजेंसी जो है वो तो अमित शाह जी ही हेड करते हैं, और एक एजेंसी BL संतोष जी। उनको हेड करने की जरूरत इस लिहाज से नहीं है सौरभ, कि आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दौर में फैसले कौन लेता है, किस लेवल पे लेते हैं, या बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हैं, तो ये 3-4 लोग ही हैं, या BL संतोष जैसे कि आपने संगठन महामंत्री कहा, तो ये 4 लोग अहम होते हैं, कोर होते हैं। तो इस हिसाब से हेड करने जैसी स्थिति की जरूरत तो होती नहीं, वहाँ पे तो सीधे आपको फीडबैक लेना होता है। हाँ, इस बार के चुनाव में ये ज़रूर हुआ है कि साउथ जो एजेंसीज देख रही है, साउथ की एजेंसीज की जो डे टू डे या ये कहें कि आवरली बेसिस जो रिपोर्टिंग है, वो क्योंकि संगठन महामंत्री BL संतोष हैं तो पहले उनके पास जाता है, वहाँ से फिर अमित भाई और प्रधानमंत्री के पास और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी। अब जरा जो सर्वे करते हैं इनसे हम पूछ लेते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जैसे आप ही से पूछ लूँ, मतलब जैसे हम लोग, आपने हमारे लिए सर्वे किया, भाई हमने भावेश से बात की, इनकी कंपनी से हमने टाई अप कराया, इन्होंने हमारे लिए सर्वे किया, नंबर दिया। आज चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस है तो हम बहुत नंबर्स नहीं स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा ओवरऑल परसेप्शन कैसे बिल्ड होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप पार्टियां भी कराती हैं आपसे सर्वे? बिल्कुल, सारी पार्टियां कराती है। जैसे कि देवेंद्र जी ने कहा कि छोटी पार्टियां इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, या उनका उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है काम करने का। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, यदि वो सत्ता में है या सत्ता में हिस्सेदारी है या कभी सत्ता में रही है, तो उनके पास एक अच्छा खासा कितना महंगा काम है कितना महंगा काम तो है, नो डाउट। कुछ करोड़, कुछ 100 करोड़ नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम करते हैं। देश का डिपेंड करता है, देश का सर्वे, मैं वही कह रहा हूँ, डिपेंड करता है जैसे हम किस फ्रीक्वेंसी में आप करें और आप व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू नो, वो होता है। ठीक है, तो आपको क्या रिसर्च चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को जो डेटा चाहिए तो वो एक अलग होता है, हम आपके लिए करते हैं तो आपके लिए जो डेटा का मतलब वो अलग होता है ना। तो वो अलग पार्टियां किस चीज के लिए सर्वे कराती है? देखिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का होता है तो उनको मेनली जो 3-4 राउंड 5 राउंड में होता है, जैसे 5-6 महीना पहले होता है, तो उनको पहले ये पता करना हो कि कौन से पर्टिकुलर कैंडिडेट हो सकते हैं हमारे किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, 2-3 फेवरेबल 1-2 वो नाम देंगे आपको कि इनकी रिपोर्ट बताइए? नहीं, हमें आपको ही बताना है, हमें देना होता है वो। अच्छा। वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ही देना होता है, और वो सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं चाहिए होता, अपोजिशन के पार्टी का भी चाहिए होता है। अच्छा, कि सामने वाले का बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है? बिल्कुल, उसमें देखा जाता है कि फिर अक्रॉस द कैंडिडेट जो भी पॉसिबल कैंडिडेट है, उनमें सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं? तभी पार्टी तोड़ शुरू करती है। आप जो देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद इधर से उधर स्विच होता है, इसको लाओ, उसको लाओ। वो भी एक वजह। तो ये भी आप लोगों की देन है तो ये एक वजह होती है कि यहीं पर एक क्रॉस क्वेश्चन, तो ये जो कैंडिडेट्स पार्टियां देती हैं इसके पीछे भी यही फीडबैक है? उसमें 2 चीज़ रहता है सौरभ। एक तो ये कि ये फीडबैक करके, जैसे एक लाइन आप बोलते हैं ना कि क्या माहौल है, तो जो शुरुआती फीडबैक है ये उसके आधार पे होता है। लेकिन बड़े नेताओं को ये कम से कम बीजेपी में पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट संसाधन संपन्न ज़्यादा है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे होर्डिंग्स लगा देगा, वैसा कुछ माहौल बना देगा जिससे लगेगा कि ये कैंडिडेट तो अच्छा ही है। इस बार के चुनाव में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे, और सर्वे एजेंसी मान लेती है कि हाँ यही कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन पार्टी उस बात से सहमत नहीं होती। तो जो टॉप लेवल पे स्कैनिंग होता है वो एक ये माध्यम होता है, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं माना जाता। अरे फिर आपने कहा कि जैसे 5 महीने पहले सर्वे करा, फिर उसके कितना नज़दीक इलेक्शन तक सर्वे चलते रहते हैं?
जब कैंपेन आपका शुरू हो जाता है, एक बार शुरू हो जाता है, तो उसके बाद कैंपेन का भी ट्रैकिंग होता है कि कैंपेन हमारा किस हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। Okay. जो इशूज़ हम उठा रहे हैं वो इशूज़ एक्चुअली काम कर रही है या नहीं कर रहे। तो समय समय पर आप देखेंगे कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें भी इसका रोल होता है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं वो सही से उठ रहे आप हैं। ये भी फीडबैक देते हैं कि ये आपका ये मुद्दा जो है ये लोगों के बीच में चल रहा है, नहीं चल रहा है, या इसका ट्रैक्शन नहीं है, इस इशू का कोई ट्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल सही। आजकल हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन मैनेजर अपॉइंट करता है। आप देखते हैं बीजेपी के साथ कई सारे कैंपेन मैनेजर काम कर चुके, कांग्रेस के साथ अभी भी काम करते। तो उन लोगों के साथ जुड़ के जो आज आपने कांग्रेस के साथ काम किया है कभी? मैंने अक्रॉस द पार्टी लाइन सबके साथ काम किया है, ठीक है। पर यह भी एक फैक्ट है कि मैं डायरेक्टली किसी के साथ काम नहीं कर सकता। मैं जनरली कंसल्टेंट के थ्रू काम करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ यह है कि मैं न्यूज़ चैनल के साथ भी काम करता हूँ। तो मेरे लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं न्यूज़ चैनल पर जब जाऊँ तो लोगों को लगे वो समझ, इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कंसल्टेंट के थ्रू सबके साथ काम करता हूँ। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, छोटी ऐसा पार्टी, आपने सबके कितनी बार देखा है कि आपने जो फीडबैक दिया कैंडिडेट के बारे में या इश्यूज के बारे में फीडबैक दिया, उस पर पार्टियां कोर्स करेक्शन करती हैं? भाई कैंडिडेट आपके सर्वे के बेसिस पर कैंडिडेट बदल दिया, फर्ज किया जैसे, या ये इशू ये उठाया हुआ था, इसको डाउन कर दिया, ये नहीं है, दूसरा उठाओ आपने जो। मुझे याद है हरियाणा जो हुआ था, हरियाणा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें एक पार्टी ने किया। तब कौन सी पार्टी ने किया था नहीं हुआ, लगभग एक बड़ी लगभग 15-20% कैंडिडेट को बदला गया था उस टाइम हुआ था हरियाणा असेंबली जो 2019 में हुआ था। और उसी का नतीजा था कि जो आपको शुरू में जितने भी एक लग रहा था कि बहुत क्लीन स्वीप है, 75+ बीजेपी लेके आएगी, वो नहीं हुआ और बहुत क्लोज फाइट हुआ था वो। तो वहाँ पे एक था। उसके बाद रिसेंटली हिमाचल में भी हुआ था, एक बहुत अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म हमने तैयार किया था। वो एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत हेल्प किया था कैंडिडेट सिलेक्शन में। ये हुआ था 2020। तो जीत गई थी, उसी को हेल्प किया था। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कंसल्टेंट के थ्रू काम करता हूँ, तो मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी को रिपोर्ट करता नहीं हूँ। तो मुझे खुद भी पता नहीं होता ये चीज़ें। अब जरा बात कर लें। देखिए, पता नहीं राहुल जी ने किससे सर्वे कराया, अब भावेश से ही कराया होगा तो पता नहीं। उन्होंने लेकिन ये बोल दिया कि भाई 150 सीट का मामला रह गया चुनाव में। आप तो घूम रहे लोगों के बीच में, क्या है माहौल? देखिए, मैं कई राज्यों में मेरी जो नई किताब आई है उसको लेके जा रहा हूँ। जब जाता हूँ तो 4-5 दिन आता हूँ तो कैंडिडेट से भी मिलना हो जाता है और जनता के बीच भी, जब आप टैक्सी में बैठते हैं, कहीं खाते पीते हैं, तो मेरे ख्याल से जो सर्वे, जैसे जो भावेश का सर्वे आया है, और क्योंकि हम लोग हर चैनल पे जाते हैं, मोटा मोटा नो नंबर्स मैं, लेकिन जो भावेश ने सर्वे दिया है, लेकिन वैसा ही मोटा मोटा सर्वे हर जगह है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ऐसा सर्वे नहीं दिखा, मैं यहाँ पे नंबर जो 200 सीट का सर्वे, ऐसा कोई सर्वे भाजपा के पक्ष में या उसके विपक्ष में नहीं दिखा। तो ट्रेंड वही है। हाँ, सीटों की बात हो सकती है आगे या पीछे। देखिए, जैसे इन्होंने 272 पर सवाल है, ये कोई नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं, कहीं पे ये सवाल ही नहीं कि 272 में सवाल है। जैसे भावेश ने कहा, मैं भी बहुत सारे सर्वे जो करते हैं उनसे बात करता हूँ। 3-4 चीज़ों पे सर्वे होता है नॉर्मली। एक तो होता है कि हम जीत रहे हैं नहीं जीत रहे, दूसरा कैंडिडेट के अराउंड कि ये कैंडिडेट ठीक है, और कैंडिडेट की आइडेंटिटी क्या है, वो उसका कास्ट, उसका जेंडर, उसकी एज, उसके अराउंड कि हमें इस कास्ट से देना है, उस कास्ट से देना, ये होता है। और तीसरे मुद्दे क्या है, किस मुद्दे को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाया जाए। जैसे यूपी में भी और कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैनिफेस्टो भी बन रहे हैं कि वहाँ पे जब भाषण देने जाएँ तो किस बात पर ज़्यादा बात हो। जैसे आपको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात होती दिखेगी रैलीज में, वो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर काफ़ी रिच जगह है, पूर्वी उत्तर से थोड़ी सी अभी भी उतनी संपन्न जगह नहीं है। तो ये 3 चीज़ों पे बात होती है। मुझे याद है एक बार मैं उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के साथ बैठा था 2019 चुनाव के बाद। ऐसे पूछा मैंने, कैसे आपके यहाँ टिकट दिए जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में? तो मैं सारी बात तो नहीं, कुछ बात बताऊंगा। उन्होंने कहा, पहले तो आप स्टेट से एक लिस्ट मांगते हैं। तो स्टेट के जो 2 लोग होते हैं, जब प्रदेश से होता है, संगठन मंत्री राज्यों में भी होता है। जैसे BL संतोष है, उनका एक काउंटर पार्ट जो पहले सुनील बंसल हुआ करते थे यूपी में। तो भाई वो एक नाम भेजेंगे। मैंने कहा, आप नाम कैसे भेजते हैं? आप सर्वे करते हैं? हमारा नॉर्मली क्वालिटेटिव सर्वे ज़्यादा होता है, जो स्टेट पार्टी की यूनिट का होता है। वो क्वालिटेटिव क्या है, अगर वो जैसे विधानसभा का चुनाव है तो सांसद से पैनल के लिए 3 नाम मांगेगा कि भाई आपके यहाँ एक सांसद के अंडर में 5 सीट होती हैं, कि आप कौन कौन 3 कैंडिडेट का नाम दोगे। और वो सांसद भी गलत नाम नहीं दे सकता। मान लिया सांसद चाहे इसका नाम दे दूं, लेकिन उसे पता है कि सर्वे से टैली भी होगा, अगर मैं गलत नाम दूंगा तो पता लग जाएगा मैं किसी एक फालतू आदमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कई बार संघ के जो लोग हैं, संघ का अलग अलग स्तर पर, संघ का क्षेत्र प्रचारक है, विभाग प्रचारक है, प्रधान प्रचारक है, वहाँ के से भी 2 या 3 नाम लिए जाते हैं। फिर स्टेट यूनिट अपना एक नाम भेजती है। फिर जब वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी में आता है, तब वहाँ भावेश का सर्वे किसी और का सर्वे पहले से बड़ा होता है कि आपने जो 3 नाम दे वो तो मेरे सर्वे में विनेबल ही नहीं है, या फिर है विनेबल, आपने ये नाम क्यों नहीं दिया। तो वहाँ पर एडजस्टमेंट देखते हैं। और फिर अपोजिशन पार्टी का, देखिए आप चुनाव अकेले में तो लड़ नहीं रहे, वैक्यूम में तो लड़ नहीं रहे, आप सामने वाले का भी सर्वे, आप सामने वाले का सर्वे भी करवाते हैं, उनका पर लिस्ट भी होनी चाहिए। तो अभी आपके देखिए कुछ सीटें लेट है, रायबरेली का टिकट क्यों नहीं आया अभी तक? सही बात है, क्योंकि रायबरेली से भाजपा भी वेट कर रही है कि सामने से प्रियंका गांधी आती है कि कोई
आम प्रियंका आएंगी कैंडिडेट तो कोई और कैंडिडेट तो होगा, बड़ा कैंडिडेट आप आएगा, शायद सामान्य थोड़ा कैंडिडेट स्टार होगा, कैंडिडेट तो आएगा, अगर नहीं होगा तो कोई कार्यकर्ता शायद लड़ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन देखिए 10 साल में सौरभ काफ़ी डेटा ओरिएंटेड हो गया है चुनाव। तो नरेंद्र मोदी ने सबको फोर्स कर दिया है कि भाई अगर आप इलेक्शन ढंग से नहीं लड़ेंगे, आप ऐसे ही तुक्के से दे देंगे कि 40, पहले हुआ भी करता था, मुझे याद है भाजपा में भी, कि भाई 5 बड़े मंत्री इनके कोटे की सीट है, भाई ये 50 सीट ये बता देंगे, 50 सीट ये अपनी पर्ची दे देंगे, और वैसा मोटा मोटा टिकट हो जाएगी और उसी से लोग हारते जीतते थे। बीजेपी जो है, मतलब नरेंद्र मोदी इलेक्शन साइंस पे लड़ते हैं, जैसे इन्होंने कहा, डेटा पे लड़ते हैं, साइंस पे लड़ते हैं, या इमोशन पे लड़ते हैं, फीडबैक पे लड़ते हैं? पूरी तरह से डेटा पे, डेटा के आधार पे पूरी तरह से है। और जो अपना उनका चीज़ों को समझने का जो तरीका है ना, बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मतलब यथासंभव ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण देके मैं आपको बताऊं कि देवरिया के कैंडिडेचर को लेकर कैंडिडेट पे चर्चा होनी रमापति त्रिपाठी वहाँ पे सिटिंग सांसद, रमापति त्रिपाठी के बारे में बीजेपी का किसी नेता से बीजेपी किसी नेता से आप बात करेंगे, एक्सेप्ट जो सोर्सेज के द्वारा मैं कह रहा हूँ इस बात को, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा किसी से पूछे तो वो कहेगा कि रमापति त्रिपाठी जी को टिकट मिलनी चाहिए। उनके बारे में माहौल था, सब कुछ था सामान्य तौर पे। लेकिन पार्टी का जो अपना फीडबैक का सिस्टम है, उसमें पार्टी को ये समझ में आ गया था कि नहीं, यहाँ पे हमें चेंज करना है। एक बड़े नेता ने पर्सनल रिक्वेस्ट किया पार्टी के दूसरे टॉप लीडर से कि उनको देना ठीक रहेगा इस बार के चुनाव में। कितना बड़ा नेता? बहुत बड़ा नेता, जो कि पहले 10 टिकट दिलवाते होंगे, 15 टिकट दिलवाते होंगे। अच्छा, उस लेवल के नेता ने रिक्वेस्ट किया, और जब नाम जब आया तो कोई और नाम था। मतलब इतना बड़ा नेता था कि मोदी जी को भी सोचना पड़ता है, सुनना तो पड़ता। हाँ, मैं सीरियस नाम कह रहा हूँ कि ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो फैक्ट से मेल नहीं खा रहा था, तो वो काम नहीं किया गया। तो बीजेपी के अभी के दौर में कोटा सिस्टम खत्म है, बिल्कुल। ये बहुत कोटा सिस्टम, जैसे बक्सर में अश्वनी चौबे के आप कल्पना कर सकते थे कोई टिकट कट दे, किसी से पूछेगा तो वो नहीं मानता था। और इंडिया टीवी ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को दिखाया था कि नहीं, उनका टिकट कट रहा है। उसके पीछे वजह यही थी कि पार्टी का जो फीडबैक सिस्टम है, वहां से ये जानकारी मिल गई थी कि इनके खिलाफ। आप चाहे किसी के कितने करीबी हो, चाहे आपको मोदी जी कितना पसंद करते हो, बिल्कुल, आप जीत नहीं रहे तो कोई मतलब, आप जीत नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। और नहीं जीतने वाले कैंडिडेट को तब दिया जाता है, जैसे फिरोजाबाद का उदाहरण आप देख लें, तो नहीं जीतने वाला कैंडिडेट अगर कोई कहे तो उसके पीछे वजह यह रहेगी सौरभ कि आपका कास्ट ऐसा है जो हमारी जीत में कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। गाजीपुर का उदाहरण, क्यों भूमिहार ही दिया गया? वहाँ पे 50,000 के आसपास भूमिहार हैं। कोई भी इस पर सवाल खड़े कर सकता है कि ये आपका कौन सा फीडबैक सिस्टम था कि जो जाति 50,000 की हो वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको आपने लोकसभा का टिकट दे दिया। लेकिन वहाँ जो पार्टी की सोच है, वो जो थिंकिंग था, वो चिंतन आपको एकदम लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए था कि सिर्फ गाजीपुर आपको नहीं देखना है, आपको देखना है घोसी, आपको देखना है बलिया, आपको देखना है आजमगढ़, आपको देखना है बनारस, आपको देखना है जौनपुर, जहाँ पे जितने भूमिहार फैले हुए हैं। तो अगर उस कास्ट से आप एक भी टिकट ना दें तो समझिए वो मामला कहाँ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो ये भी एक फीडबैक का ऐसा सिस्टम रहा है जो सतही तौर पे आपको लगेगा कि यार ये किसको दे दिया, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक। अरे बीजेपी के इस इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर, होम मतलब मोदी जी, अमित शाह जी, ऑब्वियसली पार्टी प्रेसिडेंट, इनके अलावा BL संतोष जी चूंकि वो संगठन देखते, इनके अलावा किसकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका आप मान रहे हैं? अब इसमें देखिए सौरभ, एक चीज़ और होता है कि आप असम के मुख्यमंत्री हैं, सामान्य धारणा है गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी, ठीक, जो कि हैं भी। बावजूद इसके अगर असम के मुख्यमंत्री चाहें कि यूपी में किसी को टिकट दिलवा दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। यूपी के मुख्यमंत्री चाहें कि असम में किसी टिकट दिलवा दें, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वो जो नेताओं की उपयोगिता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि किस पॉकेट में हमें निर्णय लेना है, जहां पर आपके सलाह। मैं ओवरऑल स्कीम की बात कर रहा हूं, जैसे इस वक्त कैंपेन में, ओवरऑल इश्यूज में, किस जो अभी कोई होगा शायद जो देख रहा होगा, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, इनके अलावा। हाँ, आपने क्योंकि स्पेसिफिक कैंपेन बोला, तो कैंपेन के हिसाब से देखें तो अश्वनी वैष्णव। अच्छा, संगठन के हिसाब से देखें तो किसी एक नाम को अगर आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहेंगे तो वो है सुनील बंसल, क्योंकि उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, इन तीनों राज्यों पे तो ऑफिशियली जिम्मेदारी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरह से अनऑफिशियली जिम्मेदारी देख रहे थे, मतलब पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे अब उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन है वो। तो ये 2-3 ऐसे नाम हैं। कैंपेन देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, हाँ, और विनोद तावड़े, संगठन महामंत्री विनोद तावड़े, संगठन महामंत्री नहीं, महामंत्री हैं, और अश्विनी वैष्णव, ये 2 लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। और सब कुछ सौरभ एकदम सेंट्रलाइज है, विकेंद्रित होते हुए इस लिहाज से, जैसे मीडिया का ही देख लें कि मैं कैसे आपको पता चलता है कि नैरेटिव क्या चल रहा है, तो उसका एक सोर्स मीडिया है। तो कश्मीर में आज क्या सुबह रिपोर्ट हुआ, कश्मीर में आज क्या इशू हुआ, टीवी पे क्या चल रहा है, रेडियो पे क्या चल रहा है, 10 बजते
पूरे देश भर में सब कुछ यहाँ पर दिल्ली में रहेगा। अच्छा, और यहाँ से 10 बजे तक इंस्ट्रक्शन जा चुका रहेगा कि आप अपने यहाँ ये कराइए, इस नेता से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, मीडिया में ये बयानबाजी कीजिए, इस इशू को ज़्यादा उछलवाइए, यहाँ पे हमारी कमज़ोर नस है तो इससे पीछा छुड़ाना हो तो इसका ये तरीका होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है कि भाई राजपूत बीजेपी से नाराज हो गए, गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने भी कुछ कह दिया, यूपी के अंदर किसी पार्टी के अंदर ही कुछ नाराजगी हो गई है। अब ये बात पार्टी में सबसे पहले किसको पता चली होगी कि जो जिम्मेदार आदमी कि हाँ कोई इशू है? वो सबसे पहले जिनको प्रभारी बनाया गया है, जैसे जो आपने उदाहरण दिया, तो वहाँ पे जो प्रभारी हैं, मान लीजिए कि चुनाव प्रभारी बनाया गया है वेस्टर्न जोन के रमेश बिदोड़ी, तो उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले है कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री प्रदेश वालों से बात करके राष्ट्रीय स्तर पर इस जानकारी को दे दें कि यहाँ पे ये इशू हो रहा है और इसका समाधान ये किया जाना चाहिए। और ये इतना छोटी छोटी बात भी जाती है प्रधानमंत्री तक? इससे भी छोटी बात, ये तो बड़ी बात हो गई, इससे भी अगर छोटी बात है तो टॉप लेवल पे जाती है और तुरंत उसका समाधान बताया जाता है कि इसको करने के लिए उसमें पहले फैक्ट चेक किया जाता है कि वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, सिर्फ आर्टिफिशियल है या वाकई इसके पीछे कोई चिंता है, कोई कंसर्न है, और अगर चिंता कंसर्न है तो हमें इसे कैसे दूर करना है, तो उसको बहुत क्विक रिएक्शन होता है। अगर जैसे आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ को सीधे बोला गया था कि यहाँ पे आगे कार्यक्रम करें, तो वो इंस्ट्रक्शन था कि आपको ये करना है, वो डैमेज कंट्रोल था। और इस लेवल तक जानकारी पहुंचती है, उस पर सवाल भी खड़े होते हैं सौरभ पार्टी के भीतर। जैसे इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं आपको बताऊं कि ऐसा कैसे संभव है कि जाति विशेष के नाम पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रशासन ने उसकी अनुमति दे दी? क्यों हुआ ऐसा? कैसे दे सकता है प्रशासन ने उसकी अनुमति? गुजरात में हुए प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, यूपी में हुए, यूपी में भी हुए। तो उस लेवल तक भी छानबीन होती है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। अब जैसे इसी में ये हम लोग बहुत सुनते हैं कि आरएसएस का अपना फीडबैक बड़ा वो है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस के तो किसी नेता ने कहा है आरएसएस का सर्वे है कि आपको 200 सीट बीजेपी को आ रही है। उसमें लिखा हुआ है उन्होंने ऊपर जय श्री राम आरएसएस सर्वे, आरएसएस जय श्री राम आरएसएस सर्वे लिख के नहीं सर्कुलेट। आरएसएस कोई सर्वे करता है क्या? देखिए आरएसएस क्योंकि इतना समाज में जुड़ा हुआ है, आरएसएस के 42 संगठन है, उसमें संस्कार भारती, संस्कृत भारती, उसमें प्रांत के लोग, विभाग के लोग, तो वो डेली बात कर ही रहे हैं, तो उनके पास एक तरह से समाज की नब्ज है। वो शायद एक एजेंसी लेके सर्वे नहीं करे, लेकिन उनका खुद ही का तंत्र इतना बड़ा है कि वो उनसे ही अगर कह दें कि आप अपने आपकी क्या समझ है, तो वो अपने आप में एक सर्वे है क्या, समाज के लोगों से बात करना, उसका एक रैंडम। लेकिन ये अपना फीडबैक देते हैं पार्टी को? अपना फीडबैक बिल्कुल देते हैं पार्टी को, बिल्कुल अपना फीडबैक देते हैं पार्टी को। भावेश? नहीं, मुझे आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आरएसएस के थ्रू से कभी कोई काम करना पड़ा, उनको कोई फीडबैक देना पड़ा। मेरे ख्याल से ये होता भी नहीं है, पर जैसे शांतनु जी ने कहा कि उनका अपने एक अलग फीडबैक मैकेनिज्म है, जो गाँवों में अलग अलग जो शाखा होते हैं उनके थ्रू से वो फीडबैक निकालते हैं, इशूज निकालते हैं, वो पार्टी को कन्वे करते हैं। आपको तो लोग जुटाने, मतलब आपको तो लोग डिप्लॉय करने पड़ते हैं सर्वे करने के लिए, उनके लोग तो ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं। बिल्कुल हम उनके लोग हैं, और बहुत एक मेरे ख्याल से सटीक भी होता है उनका। बहुत कई जगह मेरे ख्याल से एक खबर बहुत पहले एक बार मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो बिहार में एक तरह का खबर आई थी कि आरएसएस का अपना फीडबैक मैकेनिज्म अलग था कि जेडीयू से कुछ अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो शायद बहुत सटीक था, क्योंकि उस टाइम यदि जेडीयू से चुनाव अलग होकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी ज़्यादा अच्छा कर, क्योंकि उस चुनाव का आप यदि रिजल्ट देखिए तो अकेले बीजेपी ही थी जिसके प्रो इनकमेंसी था। अदरवाइज दोनों जो आरजेडी भी थी, वो भी, उनकी भी सीटें घटी थी, जेडीयू की भी सीटें घटी थी। ठीक है, एलजेपी तो खत्म हो गया, समय कम रह गया। आरएसएस हर बार इलेक्शन में फीडबैक देती है अपना? शुरू सर। अच्छा। और उनको किसी को, जैसे कि आपने बताया कि उनको हायर करने की क्या जरूरत है, वो तो मोहल्ले तक उनके लोग होते हैं, वो ओपिनियन दिया जाता है। लेकिन आरएसएस के फीडबैक को सौरभ पार्टी बहुत आसानी से बदलती है। दूसरी चीज़ की बदलती है मतलब, जैसे पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, और आरएसएस मान लीजिए किसी कैंडिडेट विशेष को चाहता है और पार्टी में जो उस समय प्रभावी हैं वो नहीं चाहते, बहुत आसानी के साथ उस फैसले को बदल देते हैं। और वहाँ पे आरएसएस कैसे गच्चा खाता है कि आरएसएस ने मान लीजिए बता दिया एक क्षेत्र विशेष के बारे में कि ये कैंडिडेट है, ठीक, उस कैंडिडेट के बारे में पार्टी के जो नेता हैं हो सकता है कुछ खिलाफ ना बोलें, लेकिन ये कह दें, मान लीजिए जाति विशेष में है कि उदाहरण के तौर पर कि ये राजपूत है, वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देंगे आसपास की सीटों को देखिए कि यहाँ तो अब राजपूत देना संभव नहीं रहेगा, यहाँ तो ब्राह्मण ही देना पड़ेगा। अच्छा। और उनको बदलना है तो, और बीजेपी में काम खूब होता है कि अब अंत में इतना बता दीजिए, सॉरी बीच में आपको रोका, कि अब आरएसएस का सर्वे क्या कह रहा है, बीजेपी का सर्वे क्या कह रहा है? नंबर के हिसाब से क्योंकि आपने कर्फ्यू कर दिया है, लेकिन दोनों ही का फीडबैक एकदम से ऐसा है कि इस बार के जो नंबर्स आएंगे वो 14-19 से बिल्कुल और मतलब उत्साह वाले हैं, उसमें कहीं भी उससे भी बेहतर होंगे, उससे बेहतर होंगे। निराशा की एक किरण भी नजर नहीं आ रही है, न पार्टी में न आरएसएस में।
ये बात आप ऑलरेडी कह बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल, अब भावेश का तो सर्वे दिखा चुके हैं हम टीवी पर, तो नहीं, देखिए जिस तरह का ये माहौल है ना, इस तरह के जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक वन साइडेड चुनाव होता है, उसमें आप कभी, ये वैसा ही चुनाव है। ये वैसा ही चुनाव है, इसमें यदि बीजेपी को हारना भी होगा तो वन साइडेड ही 250-300 वाली स्थिति में बहुत बुरी तरह भी हारेगी। सर सोचे नहीं उस तरह कैसी का स्थिति माहौल हो दिख नहीं रहा है, कि ये जब भी पार्टी बात ये सोच रही हो कि यार हमें चैलेंज क्यों नहीं मिल रहा है, अगर हमें चैलेंज नहीं मिलेगा तो हमारे कार्यकर्ता वो एनर्जी नहीं लगा पाएंगे जो उनको लगाना है। ठीक है, ठीक तो है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और माहौल राहुल गांधी केवल पतंग उड़ा रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल बात है, जैसे कि मैंने कहा था। चलिए आज समय इतना ही था कॉफी पर कुरुक्षेत्र आपने देखा, बहुत धन्यवाद एक तो आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपका फीडबैक हमको भेजते रहिएगा। ये प्रोग्राम लगातार मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार जरूर देखिएगा। देवेंद्र आपका, भावेश, शांतनु, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर जुड़ने के लिए हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत या एक नई टॉपिक के साथ और बात करेंगे खुल्लम खुल्ला।